जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत को किस तरह से अप्रोच करें या संस्कृत के लिए किस तरह से पढ़ाई करें कि एटलीस्ट आप पास हो जाओ। क्योंकि वैसे भी संस्कृत में कुछ पंडित नहीं बनना है, हमें इतना ज़्यादा बहुत संस्कृत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संस्कृत इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड दी श्लोकास विच आर गिवन इन दी ओरिजिनल संहितास। अब जैसे लोग कहेंगे कि अब संहिता तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो उसके लिए संस्कृत पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है ना। तो हम क्यों इतना फालतू में दिक्कत उठाएं। तो संस्कृत क्यों ज़रूरी है या फिर उसका फ़ायदा क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि संस्कृत का बीएमएस में इंपॉर्टेंस क्या है। एंड क्योंकि संस्कृत जो है वो बीएमएस में सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही सब्जेक्ट है, बाकी उसके बाद एज अ सब्जेक्ट वो नहीं है, और फर्स्ट ईयर में ही उसे पास करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। ठीक है, तो संस्कृत आपको आनी चाहिए। और वो लोग जिन्होंने पहले से संस्कृत पढ़ी हुई है, या फिर जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा कि 10th और 12th तक भी लोगों ने संस्कृत पढ़ी हुई है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए एक चुटकी में वो मतलब पास करने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको संस्कृत। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मेनली AIQ वालों के लिए आती है, और ऐसे स्टेट वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो संस्कृत पास करने में उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें संस्कृत का बेसिक ही नहीं पता होता है। इवन मेरे पास अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि उन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं है, कभी देखी ही नहीं है संस्कृत। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन्हें आपको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। और थोड़े थोड़े कर करके आप एक टॉपिक से, दो टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से इतने मार्क्स तो कम से कम इकट्ठे कर ही लो कि आप पास हो जाओ। क्योंकि हमें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, 50% थ्योरी में और 50% वाइवा में पास होने के लिए। ठीक है, अब वाइवा का क्या है, वाइवा का इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइवा हमारे टीचर्स के हाथ में होता है, और आप थोड़े बहुत भी आंसर्स दोगे तो टीचर्स इतने कोई क्रूअल नहीं होते हैं कि वो आपको पास नहीं करेंगे। बहुत कभी कभी बहुत अलग ही सिचुएशन होती है जहाँ वो आपको पास नहीं करते हैं, वरना सारे टीचर्स, मैंने देखा है मेरे बैच में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने संस्कृत में कुछ भी आंसर नहीं दिया था। संस्कृत ही क्या, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, या फिर उन्होंने जो भी बोला था अनाप शनाप भी बोला था, फिर भी टीचर्स ने उनको पास किया हुआ है। इंटरनल का दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपके टीचर्स आपको बचा लेंगे। लेकिन थ्योरी का आप क्या करोगे, वहाँ पर आप पास हुए तो पास, फेल हुए तो फेल। हालांकि टीचर्स जो होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया पहला, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी टीचर्स आपको पूरी तरह से पास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हर एग्जामिनर यही कोशिश करता है कि इस बच्चे को मैं किस तरह से मार्क्स दे दूँ, कोई तो तरीका मिल जाए कि ये बच्चा पास हो जाए। लेकिन सोचो आपने लिखा ही नहीं है कुछ, तो वो क्या मार्क्स देंगे, तब तो उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, उसमें उनकी गलती नहीं है। तो इसलिए एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि हर एक टॉपिक से थोड़े थोड़े मार्क्स इकट्ठे करके, जैसा कि मैंने कहा कि 50 मार्क्स तो आपके आ ही जाएं। अब उसके लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो सबसे बेसिक चीज़ है संस्कृत को पास करने के लिए। क्योंकि आप, जैसे हमारे संस्कृत में क्या होता है, पेपर में ट्रांसलेशन भी आता है, संधि आती है, समास आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इन सब का बेस जो है वो एक ही है, और वो है धातु रूप एंड शब्द रूप। अब ये धातु रूप और शब्द रूप क्या है, मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है मेरी प्लेलिस्ट चैनल पर, आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बेसिक्स ऑफ संस्कृत में ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस बनाए हैं। उनको देख करके आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, और आपको पता चल जाएगा कि शब्द रूप और धातु रूप होते क्या हैं। शब्द रूप एंड धातु रूप आर द बेसिक ऑफ द संस्कृत। इसको याद किए बिना या इसको जाने बिना आप संस्कृत का कोई भी और टॉपिक करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कारक से सेंटेंस बना रहे हैं, आपको विभक्ति लिखनी है, आपको कुछ भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, प्रत्यय यूज़ करना है, तो उन सब के लिए आपको वर्ड्स का धातु रूप और शब्द रूप तो आना ही चाहिए। तो शब्द रूप और धातु रूप के लिए, जैसा कि मैंने जो मैंने बुक्स वाला जो वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर, उस पर भी मैंने बताया है कि आपको सब्जेक्ट्स में जो संस्कृत है उसमें एक धातु रूपावली करके पॉकेट डिक्शनरी जैसी एक बुक आती है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। उसमें पूरे शब्द रूप, धातु रूप, गण वगैरह, ये मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि गण वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आप ग्रुप्स की तरह समझ सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये धातु इस गण का है, पहले गण का है, दूसरे गण का है, ये सारी चीज़ें, तो ये आपको उसमें प्रॉपर दी हुई है, सर्वनाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप खरीद लो, जितने लोग महाराष्ट्र में हैं उनको तो मिल ही जाएगी, और जितने लोग अलग से स्टेट्स में हैं तो उनके यहाँ शायद किसी और नाम से ये बुक मिलती हो। तो आप अपने सीनियर्स से पूछो कि ऐसी कोई छोटी बुक आती है क्या, या फिर सबसे बेस्ट जो बुक है अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वो है संस्कृत सुधा की। ठीक है, जैसे कि मैंने बुक्स के वीडियो में बताया हुआ है, संस्कृत सुधा करके एक बुक आती है जिसमें पूरा का पूरा सब कुछ दिया हुआ है, मतलब दैट इज़ द कंप्लीट बुक, जिसमें आपका वैद्यकीय सुभाषित साहित्य दिया हुआ है, जिसे आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, जो कि श्लोक का एक कलेक्शन होता है जो कि आपके संस्कृत में आता है। आयुर्वेद इतिहास दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। धातु रूपावली के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक आपका सर्वनाम हो गया, धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, सारी चीज़ें उस बुक में दी हुई हैं। हालांकि उस बुक में मिस्टेक्स बहुत हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आप संधि समास थोड़ा सा ध्यान देकर के अपने टीचर से पूछ के अलग जगह से कर सकते हो, लेकिन बाकी वो ओवरऑल बुक जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो वो खरीद लोगे तो उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा मतलब आपको अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गए शब्द रूप और धातु रूप की बात। अब उसके बाद आते हैं कि कौन से सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं आपके संस्कृत में, ठीक है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी संधि और समास की, ठीक है। संधि एंड समास जो आप अपनी हिंदी व्याकरण में अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ हो तो मैं उनको बता दूं कि वैसा नहीं होता है। हमारे संस्कृत का संधि और समास, समास तो चलो फिर भी थोड़ा मैच करता है, लेकिन संधि काफ़ी डिफरेंट होता है हिंदी ग्रामर के संधि से, ठीक है। और संस्कृत में बीएमएस में आपका संधि में संधि सॉल्व करने के साथ साथ संधि के सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज, आपने अगर ये संधि लगाई है तो इस संधि का फॉर्मूला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब भी संधि पढ़ना शुरू करो तो ये बात अपने माइंड में रखना कि आपको हर एक संधि का फॉर्मूला यानी कि सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका समास, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये काफ़ी वेटेज वाले होते हैं, इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर कारक। कारक जो होता है, कारक लगभग सेम ही है आपका, जैसा हिंदी व्याकरण में होता था अगर कभी आपने पढ़ा हो, कारक वैसा ही संस्कृत में भी होता है। कारक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कारक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कारक अगर आपको समझ में आएगा तो आपको विभक्तियाँ समझ में आएंगी, विभक्ति अगर आपको समझ में आएगी तो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये संस्कृत के पेपर में आना ही आना है, फिक्स होता है। मतलब अगर आप संस्कृत का करिकुलम देखोगे या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप करिकुलम देखोगे तो हर करिकुलम के लास्ट में आपको पेपर का पूरा पैटर्न दिया हुआ है एंड दैट इज फिक्स, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। संस्कृत का तो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है आपको कि ये वहाँ ये तक भी लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन नंबर पे इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो दैट बिकम्स वेरी इजी कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको हर एक टॉपिक में परफेक्शन नहीं है तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी ना कि इस टॉपिक से थोड़े मार्क्स उठाओ, इस टॉपिक से थोड़े मार्क्स उठाओ, इस टॉपिक से उठाओ, क्योंकि अगर किसी टॉपिक में परफेक्शन नहीं है तो यही करना पड़ेगा। कारक अगर आपको समझ में भी आ गया तो फिर वही बात आ जाती है, धातु रूप और शब्द रूप आएगा तभी कारक में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद का अगर टॉपिक बोलें जो इम्पोर्टेंट होता है और मार्क्स गेनिंग वाला टॉपिक होता है दैट इज प्रत्यय। हिंदी का प्रत्यय और संस्कृत का प्रत्यय इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं अगर मैं बात करूं तो प्रत्यय को इंग्लिश में सिंपली समझने के लिए आप बोल सकते हैं सफिक्स, यानी कि किसी वर्ड के बाद में जो लगते हैं उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। यहाँ पर संस्कृत में प्रत्यय कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वाइवा में टीचर एक टॉपिक पकड़ लेता है, मेरा तो मतलब ऐसा था कि संस्कृत का पूरा वाइवा ही प्रत्यय पे चला गया था, और हालांकि वो वाइवा काफ़ी अच्छा हुआ था मेरा। तो मतलब उन्होंने एक प्रत्यय पकड़ा और उस प्रत्यय को बोला कि अच्छा प्रत्यय पता है, हाँ पता है, बताओ क्या होता है, कितने टाइप के प्रत्यय होते हैं, इतने होते हैं, अच्छा इसमें से इसके एग्जाम्पल बताओ, ठीक है बता दिया। फिर उन्होंने एक धातु रूप दे दिया, एक शब्द रूप दे दिया, अब बोला कि इससे इस प्रत्यय को लगा करके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो। मतलब वो मेरा पूरा वाइवा ही पूरा प्रत्यय बेस्ड हो गया था। अब इतना अगर आपने ग्रामर का पोर्शन कर लिया तो काफ़ी अच्छे से मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संस्कृत का करिकुलम देखोगे तो उसमें 3 आपको एडिशनल चीज़ें दिखेंगी। एक होगा आयुर्वेद इतिहास जो कि आपके पेपर में 20 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ MCQ आता है, और एक होता है आपका पंचतंत्र जिसमें आपकी कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से आपके जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है दैट आर ओनली 5, ठीक है। तो उन स्टोरीज में से आपको कोई भी पैराग्राफ उठा करके देते हैं और उसमें से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। लाइक पहले भी आपने ऐसे पेपर सॉल्व किए होंगे कि किसी स्टोरी का कोई पैरा दे दिया, अब उस पैरा को पढ़ करके आपको आंसर देना है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पर आपको आंसर्स संस्कृत में देने होते हैं, आप हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में देना है तो फिर वो वहाँ पर टफ हो जाता है क्योंकि फिर से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर से यहाँ पर कारक, शब्द रूप, धातु रूप, वही सारी चीज़ें आएंगी। तो जैसा कि मैंने पहले आपको व्याकरण के जितने पोर्शन बताया ना, दीज आर ऑल दी बेसिक्स ऑफ द संस्कृत, ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो और उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है आपकी वैदिकीय सुभाषित साहित्यम, आपने देखा होगा आपकी करिकुलम में मेंशन्ड है। बेसिकली अगर उसको बोलूँ मैं तो दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द 50 श्लोक्स। आपके सिलेबस में सिर्फ 50 श्लोक्स हैं, उसमें 50 श्लोक्स दिए हुए हैं इधर उधर से अलग अलग संहिताओं से लेकर के, ठीक है। और उस पर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है।
बेसिकली उसमें से वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने वहां से कोई भी वो 2 या 4 लाइन का कोई श्लोक दे देंगे। अब उसमें आपको पूरी व्याकरण पूछ डालेंगे, संधि बताओ, समास बताओ, शब्द रूप बताओ, धातु रूप बताओ, कारक बताओ, विभक्ति बताओ, एवरीथिंग, है ना। मतलब वो 10 मार्क की एलएक्यू में आता है, फिक्स्ड होता है। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको अप्रोच करना है, तो संस्कृत में ये जो मैंने व्याकरण का पोर्शन जो भी बताया है, ये तो आपके टेक्निकल है। एक बार समझ में आ गया तो ये मैथ्स और फिजिक्स की तरह है, इजीली सॉल्व कर लोगे, समास भी, संधि भी, कारक भी, सब कुछ। लेकिन जो चीज़ आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी वो होगा आपका शब्द रूप एंड धातु रूप। ठीक है, तो शब्द रूप और धातु रूप याद करने के लिए डेली कुछ टाइम बना लो, कुछ नहीं तो सिर्फ 15 मिनट्स आपको एटलीस्ट रिवाइज करना है। अगर आज मैंने राम शब्द का धातु रूप पढ़ा, ठीक है, शब्द रूप पढ़ा, किसी और धातु का कुछ भी पढ़ा, तो नेक्स्ट डे वो मुझे रिवाइज करना है, वरना वो भूलने वाली चीज होती है, वो पूरी रटने वाली है, उसमें कुछ समझने वाला नहीं होता। ठीक है, जब भी पंचतंत्र की कहानी पढ़ो, ठीक है, और जब भी वैदकीय सुभाषित साहित्य पढ़ो, और उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊं, आपके संस्कृत में कभी कभी अष्टांग हृदय से भी श्लोक आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर सीधा सीधा डायरेक्ट ला करके श्लोक रख देते हैं, और उसमें से भी आपको वही सेम चीज, संधि, समास, विभक्ति, कारक, प्रत्यय वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। ठीक है, तो अष्टांग भी ये ध्यान में रख करके पढ़ना कि अष्टांग के श्लोक सीधा उठ करके आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी अष्टांग के श्लोक पढ़ो, तो जब संस्कृत आपका स्टार्ट हो जाएगा आपकी क्लासेस, तो उसमें ध्यान रखना कि श्लोक के बीच में से संधि, समास, प्रत्यय वगैरह ढूंढने का ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि वहां से आते हैं वो। और वैदकीय सुभाषित साहित्य और पंचतंत्र, उसकी हर एक लाइन में से संधि, समास, प्रत्यय, कारक, विभक्ति ढूंढने का ट्राई करो, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करो जिसको जरूरत है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।